Hello friends and welcome to the Hindu editorial analysis for 4th of October 2023। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल डिस्कशन। फर्स्ट एडिटोरियल इज शॉट इन द आर्म, द सक्सेस ऑफ कोविड-19 mRNA वैक्सीन पिक्ड द नोबेल प्राइज दिस ईयर। तो सबको पता ही है इस साल का जो नोबेल प्राइज दिया गया है मेडिसिन में वो दिया गया है कैटलिन कैरिको और ड्यू विजमैन को फॉर their work that enabled the development of effective mRNA vaccine against COVID-19। तो ये 2023 का जो नोबेल अनाउंसमेंट है, इट कम्स एज नो सरप्राइज गिवन दैट द बेनिफिट्स ऑफ द डिस्कवरी आर स्टिल कीपिंग पीपल लाइव एंड आउट ऑफ हॉस्पिटल्स। The Nobel Prize for Medicine must be awarded for a discovery that would confer the greatest benefit on mankind, which mRNA undoubtedly did। तो जो mRNA ने बेसिकली mRNA वैक्सीन जो डेवलप हुआ उससे जो बेनिफिट्स मिले हैं उस और ह्यूमन काइंड को कितना उससे बेनिफिट मिला है कोविड-19 पैंडेमिक में उन्होंने कितने लोगों को बचाया तो उसको नकारा नहीं जा सकता, इसलिए उस एफर्ट को सराहा गया है। पहले mRNA को समझते हैं। ह्यूमन सेल्स में क्या होता है, जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है इट इज एनकोडेड इन डीएनए और डीएनए से वो ट्रांसफर होती है मैसेंजर आरएनए में, ठीक है ना। और ये जो मैसेंजर आरएनए फिर उसके बाद वो टेम्पलेट की तरह यूज किया जाता है फॉर प्रोटीन प्रोडक्शन। तो ये एमआरएनए का बेसिकली रोल है, डीएनए से इंफॉर्मेशन को जो ट्रांसफर किया जाता है वो मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए के थ्रू किया जाता है, उसके बाद प्रोटीन प्रोडक्शन उसमें होता है, ठीक है ना। तो 1980s में ये एक्चुअली उस टाइम की बात है जब जो मेथड था कॉल्ड इन विट्रो ट्रांसक्रिप्शन, इट परमिटेड द आइडिया ऑफ यूजिंग एमआरएनए फॉर वैक्सीन एंड थेरेपी टू टेक ऑफ। ठीक है ना, उस टाइम पे आइडिया आया था कि भाई आप एमआरएनए का यूज करके वैक्सीन डेवलप कर सकते हैं। बट एंथुसियाज्म टू वर्क ऑन दिस फ्लैग्ड एज सेवरल हर्डल्स, लेकिन उसमें कुछ दिक्कतें थी क्या, इंक्लूडिंग चैलेंजेस इन डिलीवरी एंड इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस की, जो उसकी डिलीवरी करेंगे एमआरएनए की वो कैसे की जाएगी और जो इन्फ्लेमेशंस हो सकते हैं इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस उनको कैसे कंट्रोल किएंगे। तो इस चैलेंज पे ने काम करना शुरू किया कैरिको जी ने, और उसके बाद विजमैन भी उनसे जुड़े। यू नो फाइनल रिजल्ट आपके सामने है। इट वा दिस वाज इन 2005, 2005 में उन्होंने जो है 15 साल पहले, मतलब जो कोविड-19 पैंडेमिक उससे 15 साल पहले देखें तो तब उन्होंने जो है डेवलप किया था ये एमआरएनए वैक्सीन वाली जो थेरेपी है उसकी बात, ठीक है ना। लेकिन जो टाइम और कॉन्टेक्स्ट है वो सभी को पता है, वो 2019 में जब कोविड-19 पैंडेमिक आया तब उसका यूज करने का जो है वो चांस मिला कि उस थेरेपी से जो है वैक्सीन डेवलप किया जाए। ऑल वाई फॉर द कप, इंडिया एज द होस्ट कैरीज द वेट ऑफ एक्सपेक्टेशन इन द आईसीसी वर्ल्ड कप। तो सबको पता है इस बार आईसीसी वर्ल्ड कप जो 13th एडिशन है वो शुरू होने वाला है थर्सडे से। यहाँ पे ये शुरू होगा अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो है पहला मैच खेला जाएगा। जो डिफेंडिंग चैंपियन है इंग्लैंड और जो रनर अप थी न्यूजीलैंड उनके बीच में पहला मैच खेला जाएगा। और ये इस बार जो है इंडिया होस्ट कर रहा है, पहली बार है कि इंडिया जो कंप्लीट वो होस्ट करने वाला है। इससे पहले इंडिया ने 1987, 96, 2011 में भी होस्ट किया है, लेकिन तब जो है सब कॉन्टिनेंटल जो कंट्री थी वो को होस्ट की तरह उन्होंने काम किया था, लेकिन इस बार पूरी तरह से इंडिया जो है वो होस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो वही है कि इंडिया पे एक प्रेशर है, होस्ट कंट्री होते हैं उसको, और चांसेस भी ज़्यादा हैं कि वो जीत सकती है, ठीक है ना। एडिटोरियल बाकी देखते हैं। द ट्रम्प ऑफ वचाती ओवर अ हॉस्टाइल स्टेट, तो ये कल हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, आज फिर से आया हुआ है। जो मद्रास हाई कोर्ट का जजमेंट आया सितंबर 29-23 और इसको हिस्टोरिक जजमेंट बोल रहे हैं। अपहोल्डिंग द ह्यूमन राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ वचाती इन तमिलनाडु इज रिमार्केबल। रिमार्केबल क्यों है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है और उसने ये किया, इट अनमास्क्ड एंड रिकॉग्नाइज्ड दैट coordinated and large scale repression by uniformed forces cannot take place without orders from और complicity at the top levels of the government। मतलब टॉप लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट मतलब जो कमांड में है, अथॉरिटी में हायर अथॉरिटीज है, उनके बिना जो है आप इस तरह का कोऑर्डिनेटेड और लार्ज स्केल रिप्रेशन जो है वो यूनिफॉर्म्ड फोर्सेज नहीं कर सकती हैं। तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है या नहीं है उसके रिगार्डिंग ये सारा डिस्कशन यहाँ पे आज रखा गया है। द विलेजर्स ऑफ वचाती हैव क्रिएटेड हिस्ट्री एंड द कोर्ट वर्डिक्ट इज टेस्टामेंट टू देयर रिजॉल्व। उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है और उनकी डिग्निटी का असर्शन एक तरह से कोर्ट ने यहाँ पे दिखाया है। ये रेयरेस्ट केसेस में आएगा इन द एनल्स ऑफ लीगल हिस्ट्री वेयर ऑल 215 एक्यूज, जितने के जितने सर्वाइवर्स बचे हैं, 269 ओरिजिनल एक्यूज थे, उनमें से 215 जो सर्वाइवर बचे हैं उन सबको जो है वो सारे गवर्नमेंट को बिलोंग करते हैं या लॉ एनफोर्समेंट पर्सनल को बिलोंग करते थे। दोज स्टैंड कन्विक्टेड एन मासे ऑफ ऑफेंसेज अंडर द SC/ST प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट 1989 एंड द इंडियन पीनल कोड। सारे के सारे कन्विक्ट एक्यूज को जो है वो इन्होंने कन्विक्ट किया है। तो ये
हिस्ट्री में जो है रेयरेस्ट केसेज में आएगा और इसी ने इसलिए हिस्ट्री भी बनाई है। सबको जो है पनिशमेंट जो है मिल दी गई है इसमें, ठीक है ना। फर्दर ऑथर ने यहाँ पे और बोला है द ट्रायल्स वाज प्रोट्रैक्टेड एंड जस्टिस डिलेड बिकॉज ऑफ द ग्रोस लैकुना इन द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। तो ऑथर ने यहाँ पे ये बोला है जो ट्रायल जो इतना लेट हुआ कि ट्रायल को रोका गया या जो जस्टिस जो ये आया है डिसीजन ये इतना डिले क्यों हुआ, तो उसने कहा कि ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें कुछ लैकुनाज है उसकी वजह से हुआ है। आवर क्रिमिनल लॉज डू नॉट प्रोवाइड स्पेशल प्रोसीजर्स एविडेंशियरी प्रिंसिपल्स एंड क्रिमिनल लाइबिलिटी फॉर सच ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स बाय द स्टेट एक्टर्स की। अगर स्टेट और स्टेट एक्टर्स इस तरह के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स में इन्वॉल्व होते हैं तो उस तरह के लिए कोई स्पेशल प्रोसीजर या एविडेंशियल प्रिंसिपल या क्रिमिनल लाइबिलिटी जो है नहीं सेट की हुई है हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, जिससे कि ये ज़्यादा जल्दी हो सके, ठीक है ना। तो इस वजह से वो डिले हुआ है। फिर ऑथर ने ये भी बोला है कि द इग्नोरेंस ऑफ एक्चुअल अकरेंस कैन नॉट बी क्लेम्ड इफ सुपीरियर्स डिड नॉट एक्सरसाइज एडिकेट सुपरविजन एंड कंट्रोल। तो ऐसी बात है कि जो जो सुपीरियर्स हैं उनको सुपरविजन और कंट्रोल देखना चाहिए, क्योंकि उनके बिना अगर उनकी नॉलेज में है तो बेसिक तो जरूरी है कि उनको वो जो है उस चीज को देखना चाहिए। तो इन इंडिया द प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस एक्सेस टू जस्टिस एंड रिप्रेशन बिल्स हैज लैप्स्ड। ठीक है ना, ये बिल जो है लाया गया था लेकिन वो बिल लैप्स हो गया था और इस तरह से कोई बिल नहीं है। तो स्टेट वायलेंस जो है इट इज अ कॉलोनियल लेगेसी एंड इज एनाथीमा इन अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में स्टेट वायलेंस जो है वो किसी भी तरह से एक तरह से जस्टिफाइड नहीं है। और ये जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है जिसमें स्टेट का इन्वॉल्वमेंट है उसके लिए जरूर कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठीक है ना। फिर फाइनली ऑथर ने बोला है यहाँ पे देखिए स्टेट बैक्ड वायलेंस इज एनाथीमा इन अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड द केस हैज ओनली हाईलाइटेड द नीड टू अमेंड द क्रिमिनल लॉ टू फिक्स कमांड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड एंश्योर स्ट्रिंजेंट पेनल्टी। ये जो कमांड रेस्पॉन्सिबिलिटी जो सुपीरियर अथॉरिटीज है उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी लायबिलिटी होनी चाहिए, उनको देखना चाहिए कि कंट्रोल वो कर सक उनको कंट्रोल करना चाहिए और अगर नहीं करते हैं तो स्ट्रिंजेंट पेनल्टी होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर फाइनली ये बोला है कि जो एग्रेवेटेड ट्रॉमा ट्रॉमा यहाँ पे इसलिए बोला है कि जो वुमेन्स है जिन्होंने जो जिनका रेप हुआ, रेप सर्वाइवर है और जो वायलेंस की सर्वाइवर है जिनका हैरेसमेंट हुआ, वो एक्चुअली इसकी हीरो हैं। उनका इम्पोर्टेंट रोल रहेगा क्योंकि अगर आप देखें तो निर्भया जो केस था 2012 में उसके बाद कुछ गाइडलाइंस और चेंज हुई थी जिसमें उनकी जो प्राइवेसी को दिखा जाएगा, उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, रेप सर्वाइवर्स की जेंडर सेंसिटिव इन्वेस्टिगेशन के क्लोज लाए गए और ट्रायल टू प्रिवेंट फर्दर विक्टिमाइजेशन एंड फैसिलिटी ऑफ मेडिको लीगल साइकोलॉजिकल सपोर्ट वर ऑल अवेलेबल नाउ बट एट दैट टाइम दीज वर नॉट अवेलेबल। तो उन उस टाइम पे एक बड़ी हिम्मत का काम है कि उनको बार बार जो है इन सब चीज़ों को फेस करना पड़ रहा था, उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज किया गया सबके सामने, लेकिन उसके चलते हुए भी उन्होंने जो है सब चीज़ों को किया। हॉस्टाइल एंड आर्किंग एंड अनफ्रेंडली क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसको भी उन्होंने ओवरकम किया और उसके बाद जो है ये डिसीजन आया है। तो दीज वुमेन आर द ट्रू हीरोज ऑफ द बचाती, उनको ट्रू हीरो बताया है बिल्कुल। तो द ट्रबल विद द नोबेल फॉर एमआरएनए कोविड वैक्सीन, तो वही है यहाँ पे जो एमआरएनए कोविड वैक्सीन को जो नोबेल प्राइज है उसके साथ क्या थोड़ी सी दिक्कतें हैं, क्यों वो जस्टिफाइड नहीं, इसके रिगार्ड में ऑथर ने थोड़ा सा बोला है यहाँ पे। ये तो बताई थी हमने कारिको ड्रू विजमैन को जो नोबेल प्राइज है फॉर डेवलपिंग द एमआरएनए वैक्सीन टेक्नोलॉजी दैट बिकेम द फाउंडेशन फॉर हिस्ट्रीज फास्टेस्ट वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोग्राम ड्यूरिंग द कोविड 19 पैंडेमिक। ये तो बताने की जरूरत है, लेकिन ऑथर ने यहाँ पे क्या है कि ये जो आप डेवलपमेंट करते हैं इट इज एट द एक्सपेंस ऑफ पब्लिक फंड्स। Much of the knowledge that underpins most new drugs and vaccines is unearthed at the expense of the governments and public funds। कि वो बिना गवर्नमेंट फंड और पब्लिक फंड के जो डेवलप नहीं हो सकता, लेकिन जो कंपनीज हैं वो उसको फायदा बाद में उसको यूटिलाइज करती हैं उस टेक्नोलॉजी को और मास लेवल पे जो है वो वैक्सीन डेवलप करते हैं और उनसे प्रॉफिट कमाती है। देयर इज समथिंग टू बी सेड फॉर दिस मॉडल ऑफ ड्रग एंड वैक्सीन डेवलपमेंट particularly for the innovation it fosters and the eventual competition that lowers prices, but we cannot deny the double spend it imposes on the consumers। consumers को जो डबल स्पेंडिंग करनी पड़ती है, पहला तो गवर्नमेंट के रूप में वो टैक्सेस दे रहे हैं, गवर्नमेंट उस रिसर्च को फंड कर रही है, और दूसरा जो प्रॉफिट सीकिंग एटीट्यूड है इट एंडेंजर्स अमंग द कंपनीज डेवलपिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। उसके बाद हाई कॉस्ट उनको वैक्सीन की भी पे करनी पड़ती है, ठीक है ना। वहीं पे दो को इसमें कोवावैक्स जो वैक्सीन था उसको और जो कॉर्बीवैक्स है उन दो वैक्सीन से उसने कंपेयर किया है। कोवावैक्स को उसने बताया है कि जो कोवावैक्स था इट फेल फार शॉर्ट ऑफ इट्स टारगेट। जो उसके टारगेट्स के एमआरएनए वैक्सीन जो है वो डेवलप किए जाएंगे, जो उनको लो कॉस्ट पे जो है वो डेवलप किया जाएगा, प्रोवाइड किया जाएगा ताकि पुअर कंट्री जो है उनको वो मिल सके। लेकिन वही है कि
वो जो है टारगेट थे वो फुलफिल नहीं होते क्योंकि इंडिया को तो जो कैपेसिटी के आधार पे कि जो कैपेसिटी है हमारी डेवलप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं उसके आधार पे उसने कंसर्न्स फेस की और वहीं पे जो चाइना और रशिया ने डेवलप किया तो उनकी क्वालिटी पे जो है वो कहीं न कहीं कंसर्न्स थे। वहीं कॉर्बीवैक्स जो था वो डेवलप किया था। ए काउंटर एग्जांपल टू द पाथ दैट डॉक्टर करिको फॉलोड इज कॉर्बीवैक्स। कॉर्बीवैक्स जो है डेवलप किया गया था और रिसर्चर जो थे बेलर कॉलेज ऑफ मेडिसिन हाउस्टन और टेक्सास चिल्ड्रन हॉस्पिटल सेंटर फॉर वैक्सीन डेवलपमेंट उन्होंने डेवलप किया था। इट इज प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन एंड लाइसेंस इट टू इंडिया बायोलॉजिकल ई फॉर मैन्युफैक्चरिंग उसको लाइसेंस किया था और दे डिड नॉट पेटेंट इट इन्होंने इसको पेटेंट भी नहीं कराया था मतलब बिना पेटेंट के आप इस पे सस्ते रेट पे उसको एक तरह से डेवलप कर सकते थे द टेक्नोलॉजी कुड हैव बेनिफिटेड एवरीवन ड्यूरिंग द पैंडेमिक बट इट डिड नॉट वही कि टेक्नोलॉजी जो है पैंडेमिक के टाइम पे हमारे रहने वाली वो बहुत लोगों को बेनिफिट कर सकती है अगर आप सब पार लेवल पे आप उसको करते हैं उसको पेटेंट नहीं कराते टेक्नोलॉजी की आप कंट्रीज को एनेबल करते कि वो भी जो है डेवलप कर सकते तो काफ़ी सारी चीज़ें ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती थी ठीक है आगे देखते हैं यूजिंग एआई फॉर ऑडिट टेक्निक्स तो यहाँ पे जो हमारे सीएजी हैं श्री गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो कि चेयरमैन भी है सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस का ऑफ G20 का तो उन्होंने वार्न किया है कि दैट एब्सोल्यूट डिपेंडेंस ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑडिटिंग पर्पजेज may lead to inaccurate findings and emphasize ethics as the cornerstone of रेस्पॉन्सिबल एआई तो रेस्पॉन्सिबल एआई के लिए उन्होंने बोला कि एथिक्स पे आपको जोर देना है एथिक्स को जो है फॉलो करके चलना है क्योंकि आप अगर पूरी तरह से 100% अगर आप एआई पे ही डिपेंड हो जाएंगे तो वहाँ पे जो आपकी ऑडिटिंग का पर्पज है बेसिकली वो एक तरह से फेल हो जाएगा तो ऑडिटिंग चैलेंजेस ऑफ एआई में क्या क्या चैलेंजेस हैं वो है एंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी ऑब्जेक्टिविटी फेयरनेस एंड अवॉइडिंग बायस ये चारे के चारे चीजें जो है चैलेंजेस हैं जो एआई में के थ्रू एडिटिंग की जाती है वो फेस करते हैं तो रेस्पॉन्सिबल एआई मस्ट बी एथिकल एंड इंक्लूसिव जो एआई है के थ्रू आप ऑडिटिंग कर रहे हैं वो एथिकल होनी चाहिए और इंक्लूसिव होनी चाहिए एंड ओनली एथिकल एआई कैन एड क्रेडिबिलिटी ट्रस्ट एंड स्केलेबिलिटी टू द सीएजी ऑडिट और अगर आप एथिकल एआई यूज करेंगे तभी क्रेडिबिलिटी ट्रस्ट और स्केलेबिलिटी जो है वो ऑडिट में आ पाएगी डाटा सेट्स मस्ट बी कंप्लीट गैदर्ड ऑन टाइम एक्यूरेट अवेलेबल एंड रिलेवेंट ये सब होना चाहिए एक अच्छे ऑडिट के लिए रिलायबल ऑडिट के लिए द एआई ऑडिटर मस्ट बी एक्स्ट्रा विजिलेंट अबाउट द रिस्क ऑफ इनहेरेंट एआई डाटा बेस क्योंकि जो डाटा है वो अनऑथराइज सोर्सेज से लिया जाता है तो उस टाइम पे उसको ज्यादा विजिलेंट होने की जरूरत है जो उसमें इनहेरेंट रिस्क हैं उनसे उनके प्रति क्योंकि जो डाटा मैनिपुलेशन के चांस है और फैब्रिकेशन के चांस है वो काफ़ी कॉमन होते हैं क्योंकि आप अनऑथराइज्ड सोर्सेज से डाटा उठा रहे हैं। इंडिया को एआई रेगुलेशंस की ज़रूरत है तो बिल्कुल है। जून में देखें तो यूरोपियन पार्लियामेंट ने जो है अप्रूव किया था यूरोपियन यूनियन एआई एक्ट और ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक्ट था इन द वर्ल्ड जहाँ पे एथिकल एआई को जो है वो बोला गया था एथाई एआई को यूज़ करने के लिए क्या-क्या आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना? तो it is time for India also to take a cue from the European Union and make appropriate legislation about the use of AI system. तो उन्होंने बोलता है चैलेंजेस क्या क्या हैं सीएजी के सामने तो काफी सारे चैलेंजेस हैं ऑडिटिंग एआई सिस्टम्स के रिगार्डिंग पहला बताया है कि ऑडिट्स कैन नॉट बी बेस्ड ऑन बिग डेटा फ्रॉम द अनऑथराइज्ड सोर्सेज वही कि ऑडिट जो आप उन पे बेस नहीं कर सकते जो बिग बड़ा बड़ा बहुत सारा डाटा है अनऑथराइज्ड सोर्सेज से क्योंकि ऑथराइज्ड सोर्सेज होंगे तभी आप बोल बाकी अनऑथराइज्ड सोर्सेज से मैनिपुलेशन भी हो सकता है और फैब्रिकेशन भी हो सकता है दूसरा चैलेंज जो है वो ये है as there are limited precedents for AI use, the National Audit Institution needs to be communicate with all the stakeholders. सबसे ज़रूरी है कि क्योंकि एआई यूज के प्रेसिडेंट्स आपके पास नहीं है तो जो ऑडिट इंस्टीट्यूशन है उनको जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कम्युनिकेशन होना चाहिए वो एक चैलेंज है कि वो कम्युनिकेशन कैसे हो पाएगा तीसरा उसने बताया कि द एब्सेंस ऑफ एक्सप्लिसिट एआई ऑडिटिंग गाइडेंस ऐसी कोई गाइडेंस नहीं है गाइडलाइंस नहीं है जो एआई का यूज करके ऑडिटिंग में एआई का यूज को जो है बेसिकली बताएं कि क्या करना है, क्या नहीं, क्या एथिकल है, क्या नहीं है, ठीक है ना? एआई फिर अगला चैलेंज है एआई आउटसोर्सिंग टू थर्ड पार्टीज़ व्हाइल यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग इम्प्लाइज द रिस्क ऑफ थर्ड पार्टीज़ हैविंग कंट्रोल ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। आप आउटसोर्स भी नहीं कर सकते थर्ड पार्टीज़ को डाटा को क्योंकि उसमें वो भी है वो थर्ड पार्टी के पास सारा कंट्रोल आ जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर का तो वो उसको अपने हिसाब से यूज़ करेगा। फिर जो लास्ट बताया वो चैलेंज है कंप्लायंस इश्यू का। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैव डेवलप्ड मैनी एआई ऑडिटिंग फ्रेमवर्क्स अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस ऑर्गेनाइजेशनों के अलग-अलग ऑडिटिंग फ्रेमवर्क्स उन्होंने बना रखे हैं। तो उन सब के साथ कंप्लायंस करना भी एक चैलेंज है। फाइनली ऑथर ने यहाँ पे कंक्लूड क्या किया है ऑथर ने किया विद फ्यू फ्रेमवर्क्स अवेलेबल फॉर ऑडिटिंग एआई ऑडिटर्स कैन ओनली फोकस ऑन द रिस्क कंट्रोल्स एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स दैट आर इन प्लेस टू डिटरमिन वेदर दे आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली तो सिर्फ इन चीज़ों पे फोकस ही वो कर पाएंगे क्योंकि जो फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं ऑडिटिंग के लिए वो बहुत लिमिटेड है ठीक है ना तो आप रिस्क पे फोकस कर सकते हैं कंट्रोल पे गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स पे वही अभी क्योंकि आपके पास अवेलेबल हैं तो
उससे ही आप देख सकते हैं कि क्या इफेक्टिवली ऑडिटिंग हो रही है या नहीं हो रही है। सस्पेंडेड लोकसभा एमपी काउंट नियरली डबल ड्यूरिंग द एनडीए टर्म। तो यहाँ पे बेसिकली हालांकि है तो पॉलिटिकल डाटा वो, लेकिन जो हमें याद रखना वो ये है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है प्री के लिए या मेंस में डालने के लिए, कि देयर हैव बीन 144 सस्पेंशन इन द लोकसभा इन द पास्ट 4 टर्म। पिछले 4 टर्म्स में अगर हम देखें तो टोटल 144 सस्पेंशन जो है वो लोकसभा में हुए हैं। वहीं राज्यसभा में ये देखें तो 2006 से 2023 के बीच में राज्यसभा में सीन 55 सस्पेंशंस हो चुके हैं। 7 मेंबर्स वर सस्पेंडेड इन 2010 एंड 48 मेंबर्स हैव बीन सस्पेंडेड फ्रॉम 2022 ऑनवर्ड। 2020 के बाद जो है 48 मेंबर सस्पेंड हुए हैं और 2010 में जो है वो 7 मेंबर सस्पेंड थे राज्यसभा में। वहीं लोकसभा में मैंने बता दिया 144 सस्पेंशन जो है वो टोटल हुए हैं पास्ट 4 टर्म्स में। 16th लोकसभा में देखें जो 2014 में इलेक्ट हुई थी, तो इट हैज सीन द हाईएस्ट नंबर ऑफ सस्पेंशंस 81 विद 49 मेंबर्स बीइंग सस्पेंडेड इन द 16 सेशन। केवल एक ही सेशन में 49 मेंबर सस्पेंड हुए हैं और टोटल हाईएस्ट जो सस्पेंशन हुआ है वो 81 हुआ है, वो 16th लोकसभा उसमें हुआ है, 16th लोकसभा में हुआ है। ठीक है, तो दिस इज इट। वर्किंग के रिगार्डिंग आप उसको यूज कर सकते हैं मेनली मेंस में। द शट डाउन ऑफ द अफगान एम्बेसी। तो अफगानिस्तान ने जो अपनी एम्बेसी सितंबर 30 को द स्टेटमेंट कैरिंग द सील ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान, इट अनाउंस द क्लोजर ऑफ द एम्बेसी ऑफ अफगानिस्तान इन दिल्ली। तो उसने जो अफगानिस्तान की एम्बेसी थी उसको क्लोज कर दिया है, ठीक है ना। लेकिन अब आपको ध्यान रखना है, तो एम्बेसी है इसकी अफगानिस्तान की जो दिल्ली में है, और उसके अलावा 2 कंसुलेट्स भी हैं, एक मुंबई में है और एक हैदराबाद में है। वो अभी जो है शट डाउन नहीं किए हैं। द कंसुलेट्स विल कंटिन्यू टू फंक्शन एज ए पार्ट ऑफ सोलम कमिटमेंट टुवर्ड्स थाउजेंड्स ऑफ अफगान स्टूडेंट्स, रिफ्यूजी एंड ट्रेडर्स। उनको जो है बंद नहीं किया गया, तो उनको ये बताया गया कि वो जो स्टूडेंट्स है, रेफ्यूजी और ट्रेडर्स हैं, उनके लिए अभी वो काम कर रहे हैं, ठीक है ना। इन इट्स ऑफिशियल कम्युनिकेशन एम्बेसी अफगानिस्तान ब्लेम्ड, और जो एम्बेसी है अफगानिस्तान की उसने क्या किया, इट ब्लेम्ड मल्टीपल फैक्टर्स इंक्लूडिंग लैक ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ए लैक ऑफ रिसोर्सेज टू ऑपरेट एनी फर्दर। तो ये कुछ रीजंस उन्होंने बताए क्लोज करने के लिए। और इसमें भी था, जो एम्बेसी थे उसने ये भी बोला था इंडियन गवर्नमेंट से कि जो फ्लैग है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान का, वो एम्बेसी के ऊपर फ्लाई करेगा। दूसरा उन्होंने ये भी किया था कि टू हैंड ओवर द मिशन टू ए लेजिटिमेट गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान सम टाइम इन द फ्यूचर। कि जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो अफगानिस्तान की, उसको जो है आपको हैंड ओवर करना पड़ेगा। तो इन पॉइंट्स पे कुछ क्योंकि वो थे, तो इसलिए उनको शट डाउन किया गया है, ठीक है ना। इंडिया हैज बीन मेंटेन अ टेक्निकल टीम इन काबुल वेयर द स्टाफ प्रोवाइड्स वीजास टू अफगान ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स टू इंडिया। ये वो है जो हम बता रहे थे कि शट डाउन जरूर किया, कंसुलेट ऑफिस ने किया, और इंडिया ने अभी भी जो एक टेक्निकल टीम जो है काबुल में बना रखी है, जहाँ पे जो स्टाफ है वो वीजा प्रोवाइड करता है अफगान ट्रेडर्स को, ट्रैवलर्स को जो इंडिया आते हैं, ठीक है ना। फिर तालिबान का क्या क्या इंडिया और तालिबान के जो है नो फॉर्मल टाइज बन पाएंगे नहीं पे, उसके रिगार्डिंग है। तो क्योंकि ईरान, पाकिस्तान, यूएई, रशिया, कतर, चाइना, इन सब ने जो है तालिबान के साथ टाइज अच्छी कर ली हैं, तो वहां से ऑब्वियस सी बात है प्रेशर आ रहा है इंडिया पे भी टू रिकंसिडर पोजीशन ऑन द तालिबान। हालांकि आपको अभी इससे पहले इंडिया हैज नेवर अलाउड द तालिबान टू ऑपरेट फ्रॉम दैट एड्रेस इवन व्हेन इट गवर्नड अफगानिस्तान फ्रॉम 1996 टू 2001। तब भी जो है इंडिया ने अलाउ नहीं किया था, तालिबान को एक तरह से रिकॉग्नाइज नहीं किया था। द एम्बेसी ऑफ अफगानिस्तान इन दिल्ली इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट डिप्लोमेटिक एड्रेसेज इन द कैपिटल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एड्रेसेज है। और उस टाइम पे जब तालिबान ने 1996 से 2001 में अफगानिस्तान में रूल किया था, तब भी जो है इंडियंस ने अलाउड नहीं किया था कि तालिबान जो ऑपरेट करे यहाँ से एम्बेसी से। तो अभी ये देखेंगे, ये तो वक्त ही बताया क्या करना है क्या नहीं। हाउ हैज नगोर्नो काराबाख स्टैंड ऑफ एंडेड। नगोर्नो काराबाख रीजन आपको सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए, on September 20, Azerbaijan claimed full control over the contentious Nagorno-Karabakh region after local forces, mostly Armenians, agreed to disarm and disband। जो भी फोर्सेस थी उन्होंने सरेंडर कर दिया एक तरह से। नगोर्नो काराबाख की लोकेशन आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज लोकेटेड विद इन द इंटरनेशनल बॉर्डर्स ऑफ अजरबैजान। अजरबैजान के इंटरनेशनल बॉर्डर्स में आता है, लेकिन वहाँ पे जो ज्यादातर पॉपुलेशन थी वो अर्मीनियन थी। इट इज इन द साउथ कोकेसस रीजन बिटवीन ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न एशिया। तो साउथ कोकेसस रीजन में है, ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न एशिया के बीच में। तो ये लोकेशन है, मैप वाइज आपको याद रखना है। द डिस्प्यूटेड रीजन इज होम टू ए मेजोरिटी पॉपुलेशन ऑफ एथनिक अर्मीनियंस एंड एन अजरी माइनॉरिटी। तो वहाँ पे मोस्टली अर्मीनियन एथनिक पॉपुलेशन मेजोरिटी में थी, और अजरबैजान की जो अजरी कम्युनिटी है वो माइनॉरिटी में थे। इट इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड पार्ट ऑफ अजरबैजान, लेकिन इंटरनेशनली किसका पार्ट है, अजरबैजान का है। और अब इस पे जो वहाँ पे मतलब कब्जा हो गया, वो भी फुल कंट्रोल अजरबैजान का ही हो गया है। क्या क्या हुआ था ये तो पूरी हिस्ट्री है। बाकी 2020 के बाद से इवेंट्स कुछ हुए हैं वहाँ पे, हमें जो जानना है वो ये है कि अजरबैजान वाज बैक्ड बाय द टर्की।
तो इसमें जो मेन कंट्रोल जो अज़रबैजान को मिला हुआ है वो मिला है 2 कारण से। एक तो पहला कि उसको टर्की का बैकिंग मिली है। वहाँ पे आर्मीनिया जो है उसको रशिया का लाया था, लेकिन रशिया को उसको सपोर्ट जो है काफ़ी कम मिला है, क्योंकि रशिया ऑलरेडी यूक्रेन के साथ वॉर में चल रहा है। However, despite the ceasefire, Azerbaijan did not give up attempts to capture Nagorno-Karabakh। तो रशिया ने जो है सीज़ फायर ज़रूर लाने में सफल रही थी, लेकिन उसके बावजूद जो अज़रबैजान है वो उसने नगोर्नो-काराबाख के जो एक तरह से कैप्चर करने का अटेम्प्ट है वो नहीं रुके और उसने फाइनली कर ही लिया कैप्चर। इन दिसंबर 2022, इट ब्लॉकेडेड द लाचिन कॉरिडोर, द मेन रोड कनेक्टिंग नगोर्नो-काराबाख टू आर्मीनिया एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, एडिंग टू द इकोनॉमिक मिज़री ऑफ द रीजन। और उसके बाद जो इसको ब्लॉक किया गया था रोड को, वो ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न पे जो है इसको ब्लॉक किया गया था और फाइनली कंट्रोल ले लिया। अज़रबैजान कैप्चर कैसे किया एरिया को? तो एक्सपर्ट्स का मानना तो ये है कि टर्की ने जो है बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इन द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स इन द नगोर्नो काराबाख रीजन। वहाँ पे जो टर्की है वो उसको डिनाई कर रहा है। और दूसरा फैक्टर ये रहा कि रशिया का जो एब्सेंस था कॉकेशस में, क्योंकि वो वॉर में है यूक्रेन के साथ, वो दूसरा रीजन यहाँ पे रहा है। ओवर 1 लाख एथनिक आर्मीनियंस फ्रॉम नगोर्नो कराबाख हैव फ्लैड टू आर्मीनिया इन द लास्ट 1 वीक। पिछले 1 हफ्ते में जो है लगभग 1 लाख से ज़्यादा एथनिक आर्मीनियंस जो थे वो फ्लड कर गए हैं आर्मीनिया में, ठीक है ना? ये डब्ल्यूएचओ का एस्टीमेट्स है। और ये जो एक्सोडस हो रहा है, इट हैज़ ट्रिगर्ड अ मैसिव ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। तो एक और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है वो देखने को मिल रहा है। Okay, last article of today is circular migration looking at both sides of the debate। तो सबसे पहले समझते हैं सर्कुलर माइग्रेशन है क्या। तो सर्कुलर माइग्रेशन इज a repetitive form of migration wherein people move to another place, the destination country and back country of origin according to availability of employment के आधार पे वो बार बार उसमें मूव इन मूव आउट करते रहते हैं। पीपल मूव टू डिफरेंट लोकेशंस फॉर ए ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन वर्क इज अवेलेबल। जब काम अवेलेबल है तो उस छोटे से पीरियड के लिए जो है वहाँ पे मूव कर जाते हैं। टू अवेल ऑफ सीजनली अवेलेबल जॉब्स इन अदर कंट्री, सिटी, प्लेस एटसेट्रा। वही है, जब वहाँ पे जो अवेलेबल सीजनल एम्प्लॉयमेंट उनको अवेल करने के लिए वो बार-बार माइग्रेट करते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। ठीक है ना? फिलिप फ्रार्गीज हैं, उन्होंने माइग्रेशन को डिफाइन किया है सर्कुलर, अगर वो नीचे दिखी गई कोई से भी क्राइटेरिया को फॉलो कर, मतलब सारे क्राइटेरिया को फॉलो कर जाते हैं। तो उसके क्राइटेरिया क्या है? 6 यहाँ पे क्राइटेरिया है। पहला, देयर इज अ टेम्परेरी रेजिडेंस इन द डेस्टिनेशन लोकेशन। जो डेस्टिनेशन लोकेशन है जहाँ पे वो माइग्रेट कर रहे हैं, जा रहे हैं, उस पे टेम्परेरी रेजिडेंस होना चाहिए। देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ मल्टीपल एंट्रीज इनटू द डेस्टिनेशन कंट्री। जाहिर सी बात है, मल्टीपल एंट्री पॉसिबल होनी चाहिए, आप बार-बार आ जा सकें। फिर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट होना चाहिए बिटवीन द कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन। अगर फ्रीडम ऑफ मूवमेंट नहीं है ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ रेजिडेंस, तो भी उसको आप नहीं कंसीडर कर पाएंगे कि आप सर्कुलर माइग्रेशन है। फिर लीगल राइट होना चाहिए टू स्टे इन द डेस्टिनेशन कंट्री। उस कंट्री में या उस प्लेस पे आपका लीगल राइट होनी चाहिए, आप रह सके वहाँ पे। फिर प्रोटेक्शन होना चाहिए माइग्रेंट्स के राइट्स की। एंड इफ देयर इज अ हेल्दी डिमांड फॉर टेम्परेरी लेबर इन द डेस्टिनेशन कंट्री, अगर वहाँ पे हेल्दी डिमांड नहीं है टेम्परेरी लेबर की, तो भी आप कैसे माइग्रेट वहाँ पे करेंगे? है ना? तो ये सारी चीजें वहाँ पे फुलफिल होनी चाहिए, सारा क्राइटेरिया कुछ दिए हैं, अगर फुलफिल होते हैं तो उसको सर्कुलर माइग्रेशन समझ लिया जाता है। लेकिन उसके बाद भी कुछ डाउट रह जाते हैं। पहला, कि कितनी बार जो है एक माइग्रेंट को जो है मूव करना पड़ेगा बिटवीन कंट्रीज ताकि उसको सर्कुलर माइग्रेंट समझा जाए। तो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप टास्क फोर्स के अकॉर्डिंग उसने ये कहा है कि अ सर्कुलर माइग्रेंट इफ यू हैव कंप्लीटेड एटलीस्ट 2 लूप्स बिटवीन 2 कंट्री। 2 कंट्री के बीच अगर आपने 2 लूप्स कंप्लीट कर लिए हैं तो उसको सर्कुलर माइग्रेंट मान लिया जाता है। जैसे कि अगर आप ए से बी तक जाते हैं और फिर बी से फिर ए आते हैं, फिर उसके बाद फिर बी तक जाते हैं, तो आपने 2 लूप कंप्लीट कर लिए हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और उसको जो है सर्कुलर माइग्रेंट कंसिडर किया जाएगा। लेकिन जब 3 कंट्रीज़ आ जाती हैं तो उसमें जो इश्यू है वो और कॉम्प्लिकेट हो जाता है। 3 कंट्रीज़ को ऐसे समझिए कि यहाँ ए है, ये बी है, ये सी है। ये पहले इधर गया, यहाँ से वापस आया, फिर इधर गया, फिर यहाँ से वापस आया। अब इस ए के लिए तो सर्कुलर माइग्रेंट हो गया क्योंकि इसने 2 लूप कंप्लीट कर लिए, एक यहाँ, एक यहाँ। लेकिन इन दोनों कंट्रीज़ के लिए ये सर्कुलर माइग्रेंट नहीं रहा। तो ये 3 वाले इश्यू में और कॉम्प्लिकेट हो जाता है। ठीक है ना? तो शॉर्ट में देखें तो जो प्राइमरी डेस्टिनेशन ऑफ द कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड इफ यू यस प्लीज, हाँ, तो ऑथर ने यहाँ पे यही बताया है कि इन शॉर्ट योर प्राइमरी डेस्टिनेशन इज द कंट्री ऑफ ओरिजिन एंड इफ यू मूव पीरियडिकली बिटवीन टू कंट्रीज फॉर पर्पज ऑफ इकोनॉमिक एडवांसमेंट सच एज एम्प्लॉयमेंट बिजनेस सेक्टर, यू कैन बी कंसिडर्ड एज ए सर्कुलर माइग्रेंट। अगर आप पीरियडिकली उसमें मूवमेंट करते हैं कंट्रीज के बीच में तो आपको सर्कुलर माइग्रेंट मान लिया जाता है। ठीक है ना? सर्कुलर माइग्रेशन एम्स टू क्वेल ऑल दीज फियर्स। काफी सारे फियर्स हैं जिसकी वजह से सर्कुलर माइग्रेशन जो है वो थोड़ा सा उस हिसाब से देखा जाता है कि एंजाइटीज हो सकती है, कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ब्रेन ड्रेन हो सकता है। ये सारी चीज़ें हैं जो नेगेटिव वो हैं। तो उसके लिए सर्कुलर माइग्रेशन जो है, क्योंकि माइग्रेशन में ये सारे इवेंट्स होते हैं, तो सर्कुलर माइग्रेशन उन सबके लिए एक वो है,
आप बोल सकते हैं कि उनके लिए सॉल्यूशन है। द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ ब्रेन ड्रेन विल रिड्यूस एंड ए शॉर्ट ऑफ ब्रेन सर्कुलेशन विल बी एनकरेज। क्यों? जो इंडिविजुअल है वो अपना टैलेंट वो दोनों कंट्रीज में यूज कर सकता है एंड स्टिल कंट्रीब्यूट टू द रेमिटेंसेज। वो यहाँ पे भी जो ओरिजिन कंट्री है वहाँ पे भी और जो डेस्टिनेशन कंट्री है वहाँ पे भी अपने स्किल का यूज, टैलेंट का यूज कर सकता है। तो जाहिर सी बात है ब्रेन ड्रेन नहीं होगा, बल्कि जो ब्रेन सर्कुलेशन है वो एनकरेज होगा यहाँ पे। दूसरा जो रोनाल्ड स्केल्टन है, उन्होंने अपने पेपर मैनेजिंग माइग्रेशन फॉर डेवलपमेंट इस सर्कुलर माइग्रेशन आंसर, तो उसमें उन्होंने बोला था कि सर्कुलर माइग्रेशन ऑफर्स अ वे आउट टू द गवर्नमेंट्स ऑफ डेस्टिनेशन कंट्रीज एज माइग्रेंट्स विल सर्कुलेट बैक टू देयर होम एरियाज। क्योंकि वो वापस अपने होम एरिया में आएंगे ही आएंगे, तो उनके लिए वे आउट है एक तरह से जो डेस्टिनेशन कंट्रीज है उनके लिए, क्योंकि वो कहते हैं हमारे पास रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है। फिर लेबर कैन बी इंट्रोड्यूस टू द अंडरटेक essential functions but it will not remain and become a permanent part of the population। क्योंकि जो वहाँ पे लेबर माइग्रेट करके जा रही है वो इंट्रोड्यूस हुई और उसने जो वहाँ पे एसेंशियल फंक्शन उसको करना था वो कर दिया, और उसके बाद वो वापस आ गई, तो वो परमानेंट उसका पार्ट नहीं बनने वाला है डेस्टिनेशन का, वो वापस वहाँ पे आ गया। तो इस तरह की जो रिसोर्सेज वाला वो है वो सिर्फ लिमिटेड रिसोर्स यूज करे जो उसको पर्टिकुलर फंक्शन करने के लिए उसको चाहिए। सर्कुलर माइग्रेशन अगर इंडिया में बात करें तो इन इंडिया में जो है वो इंटरनल माइग्रेशन होता है, जो माइग्रेशन है विद इन अ पर्टिकुलर कंट्री बोलते हैं हम, या फिर स्टेट। वो हमेशा ही ज़्यादातर इंडिया के केस में सर्कुलर आप देखने को मिलेगा आपको, ठीक है ना? बहुत कम केसेस हैं कि आप परमानेंटली सेटल हो रहे हैं। पॉजिटिव आउटकम्स अगर देखें जो ये इंटर स्टेट माइग्रेशन है, उसमें ये है कि इंक्रीज्ड एक्सेस टू हायर पेइंग जॉब्स व्हेन कंपेयर्ड टू ओरिजिन स्टेट। जो ओरिजिन स्टेट है उसके कंपैरिजन में आपको हायर पे मिलती है। दूसरा, some reports have been stated how women get more autonomy and decision making power in the family due to absence of the men who migrate। जो men migrate करें तो उन फैमिलीज में वुमेन को थोड़ा सा ज्यादा एम्पावरमेंट मिलता है, उनको ज्यादा डिसीजन मेकिंग ऑटोनॉमी उनके हाथ में आ जाते हैं, इंडिपेंडेंस आ जाते हैं, तो वुमेन का कहीं ना कहीं रोल बढ़ जाता है, ठीक है ना? वहीं इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं जो, ठीक है ना, एक तो लैंग्वेज बैरियर हो सकता है, ठीक है। दूसरा, रूरल सर्कुलर माइग्रेंट्स और ऑफन एट द मर्सी ऑफ द मिडलमैन और ब्रोकर। दूसरा ये है कि मिडलमैन की मर्सी पे उनको रहना पड़ता है। फिर उनको अनहाइजीनिक और अनसेफ कंडीशंस में काम करना पड़ता है। कोई उनको प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है वो ज़्यादा प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। फिर उनका रूटीनली जो है एक्सप्लॉइटेशन होता है एंड सफर सिग्निफिकेंट अनफ्रीडम्स इन द होस्ट स्टेट। तो ये कुछ 4-5 जो नेगेटिव्स हैं वो हैं। फिर स्टडी में ये भी पाया गया कि दिस काइंड ऑफ माइग्रेशन मियरली सबसिस्टेंस माइग्रेशन, कोई ऐसा उनको इतना अच्छा वेजेस नहीं मिल रहे हैं, और ये जो माइग्रेशन है भी वो सबसिस्टेंस माइग्रेशन है। इट इज द बेयर मिनिमम, जो उनकी नीड्स है वो बेयर मिनिमम नीड्स है उससे फुलफिल हो पा रही हैं। देयर इज आल्सो ए सर्टेन प्रिकैरिटी एसोसिएटेड विद दीज जॉब्स एज दे आर सीजनल एंड ऑफन इरेगुलर। और जो जो जॉब्स हैं वो भी सिक्योर नहीं है, क्योंकि वो कम है, लिमिटेड है, और वो जॉब है भी तो वो सीजनल है और वो इरेगुलर नेचर की, रेगुलर जॉब्स नहीं है, ठीक है ना? एक और यहाँ पे अमृता दत्ता जी का जो पेपर है वो डिस्कस किया, सर्कुलर माइग्रेशन प्रिकैरिटी पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम रूरल बिहार। तो उन्होंने उसमें बताया था कि इन डेस्टिनेशन एरियाज रूरल और अर्बन, चाहे वो रूरल एरिया चाहे अर्बन एरिया और डेस्टिनेशन एरिया में जो सर्कुलर माइग्रेंट्स हैं दे रिमेन एट द मार्जिन्स ऑफ द फिजिकल सोशल कल्चरल एंड पॉलिटिकल स्पेसेस। तो उनके मार्जिन्स पे वो रहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि इट इज हाई टाइम दैट स्टेट्स स्टार्ट एक्टिवली फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी टू अंडरस्टैंड द एक्सटेंट ऑफ सर्कुलर माइग्रेशन। कि आपको पॉलिसी फॉर्मुलेट करने की जरूरत पड़ेगी, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि सर्कुलर माइग्रेशन किस एक्सटेंट तक जो है पहुंच गया और उसमें क्या-क्या उसकी जरूरत है। द प्रिकैरिटी ऑफ वर्कर्स नीड्स टू बी एड्रेस्ड एंड देयर शुड बी मोर एफर्ट्स टू इंटीग्रेट देम इन द डेस्टिनेशन स्टेट्स। तो उनको एफर्ट्स ये करने चाहिए कि डेस्टिनेशन स्टेट जो है उनको उसमें इंटीग्रेट किया जा सके और जो प्रिकैरिटी ऑफ वर्कर्स है उसको एड्रेस किया जा सके, ठीक है ना? तो ये सारा आज का डिस्कशन था। होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है ना? तो थैंक यू।